रेफ्यूजी लॉ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के ऊपर लिए आप लोगों के लिए जो टॉपिक टॉपिक है जो कि सिलेबस में शामिल है, तो उसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। रेफ्यूजीज़ बेसिकली होते क्या हैं, जो अपने मुल्क को छोड़कर आप लोगों की कंट्री में आ गए हैं। ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकता है कि वॉर है, कोई पेंडेमिक है, कोई और इस तरह का इशू है, या आपको थ्रेट है अपने मुल्क में कि किसी भी किस्म के फॉल्स केसेस में आपको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, और फिर वो आप किसी दूसरी कंट्री में आके, जिस कंट्री के वो नेशनल नहीं है, वहाँ आके रहने लग गए हैं। इसी सिचुएशन में कौन से लॉज डील करेंगे? जो अपना मुल्क छोड़ के लोग आपकी कंट्री में आ गए हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? इंटरनेशनल लॉ उस बारे में क्या है? और ये सारा कुछ इस टॉपिक में आपको मिलेगा। अब ये इंट्रोडक्शन जब आपको पता लग गया कि रेफ्यूजी लॉ अंडर इंटरनेशनल लॉ एम्स टू सेफ गार्ड इंडिविजुअल्स who are outside their country of nationality and are unable or unwilling to return, वापस भी नहीं जाना चाहते, किन रीजंस की बेस पे उन्हें कोई इस किस्म के केसेस का थ्रेट है, रेस रिलीजन की बेस पे, नेशनैलिटी की बेस पे, पॉलिटिकल कोई रेवलरी की बेस पे उनके साथ कोई उस कंट्री में ज़्यादती हो सकती है, तो वो उस कंट्री में वापस नहीं जाना चाहते। तो की कॉन्सेप्ट्स में फिर आप देखते हैं 3 तरह के लोग हैं जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, फिर असाइलम सीकर होते हैं कि आपकी सियासी पनाह चाहते हैं। पाकिस्तान के तो काफ़ी आपको पता है लोग हैं जो सियासी पनाह ले चुके हुए हैं बाहर। फिर आते हैं इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस। उनको इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस को हम रेफ्यूजीज़ ट्रीट नहीं करते। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि की इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कन्वेंशन हुआ था रेफ्यूजीज़ के लिए, स्पेसिफिकली रेफ्यूजीज़ के लिए 1951 में हुआ था। उनके स्टेटस के बारे में हुआ था। बताया गया था कि हु क्वालिफाइज एज अ रेफ्यूजी, एंड दैट कन्वेंशन आउटलाइंस द राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज एज वेल एज द ऑब्लिगेशन ऑफ होस्ट स्टेट्स, जिन्होंने जिस कंट्री में वो रेफ्यूजी आ गए हैं, जैसे गेस्ट हैं वो हमारे और हम होस्ट हैं, अब हमने उनके साथ ट्रीट कैसे करना है, ये उनका स्टेटस भी बताया गया था उस कन्वेंशन में, और क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा उनके साथ ये भी बताया गया था। रेफ्यूजी की डेफिनेशन क्या थी? कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि रेफ्यूजी एज समवन हु हैज़ फ्लेड देयर कंट्री ड्यू टू अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, इसके साथ क्या हो सकता है, किन ग्राउंड्स पे ज्यादती हो सकती है, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ऐसा शख्स जो अपने मुल्क को छोड़ के आ गया है। नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, ये आपने बात याद रखनी है कि ये नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल है क्या। आर्टिकल 33 क्या है? establishes principle of non-refoulement which prohibits states from returning refugees to a country where their life or freedom would be threatened, के वापस करना कंट्री को। अगर एक कंट्री से आपके पास रेफ्यूजी कोई आ गया किसी वेल फाउंडेड रीजंस की बेस पे, अब आप उसके मेहमान नवाज, खैर KPK वाले तो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजते हैं, उनके पास अगर कोई मेहमान आ जाए तो कोई उसे वापस लेना चाहे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, वो तो कभी नहीं मेहमान को वापस करेंगे। ठीक है, उसका वो बहुत ख्याल रखेंगे। तो यही समझ ले नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, कि आपने उस कंट्री को वापस नहीं करना जिस कंट्री को वो छोड़ के आया, भाग के आया, आपकी कंट्री में आ गया। राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज आर एंटाइटल्ड टू certain rights such as the right to work, education, public relief and protection from discrimination। मेन जो राइट्स हैं वो कौन से हैं रेफ्यूजीज के? वर्क का, अपने गुजर बसर करने के लिए, उसे ज़िंदा रहने के लिए काम करेगा, कमाएगा, खाएगा, पिएगा। एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, चाहे वो आपकी कंट्री का है चाहे किसी और कंट्री का है। फिर पब्लिक रिलीफ,
कि अगर कोई इसके साथ ज्यादती हुई है तो उनसे इंसाफ भी फराहम किया जाए फौरी तौर पे। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको रेस की, जेंडर की, नेशनैलिटी की बेस पे किसी किस्म का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना की जाए। अब जब आपको पता लग गया कि 1951 का कन्वेंशन है रेफ्यूजीज के ऊपर, फिर 1967 में प्रोटोकॉल्स आए थे रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। उन्होंने एक्सपैंड किया था 1951 के कन्वेंशन को बाय रिमूविंग द टेम्पोरल एंड जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। इनिशियली द 1951 कन्वेंशन ओनली अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स डिस्प्लेस्ड बिफोर जनवरी 1, 1951 एंड विद इन यूरोप। ये किस हद तक आया था स्कोप कन्वेंशन का कि जनवरी 1951 से पहले जो लोग थे और यूरोप के अंदर थे। द प्रोटोकॉल अलाउड द रेफ्यूजीज डेफिनेशन टू बी अप्लाइड ग्लोबली रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड लोकेशन। डेट का भी खत्म हो गया और लोकेशन का भी खत्म हो गया यूरोप से, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोटोकॉल ने उसको 1951 के कन्वेंशन को एक्सपेंड कर दिया। फिर नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल को थोड़ा सा आपने स्लाइड सी डिटेल देनी है। उसमें क्या है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ का क्या है। नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, इट प्रोहिबिट्स द रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स टू टेरिटरीज where they would face threats to their life or freedom. The principle is considered as just cogence norm, meaning it is a peremptory norm of international law that cannot be derogated from. ये करना ही पड़ना है, इससे कोई स्टेट जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करेगी। ये नहीं है कि आप ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, इस प्रिंसिपल की बेसिस पे आप रिफ्यूज़ करेंगे उस कंट्री को जो आपके पास रेफ्यूजी है वापस करने से। स्कोप, द प्रिंसिपल अप्लाइज नॉट ओनली टू फॉर्मल रेफ्यूजीज बट आल्सो टू इंडिविजुअल सीकिंग असाइलम एंड प्रोटेक्शन। अब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेगा? आम रेफ्यूजीज के नहीं, जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए भी अप्लाई करेगा। एक्सेप्शंस क्या है? स्टेट्स में invoke exception in cases where refugees pose a serious threat to national security or public safety, but these cases are very limited under international law. अब ये नहीं है कि कोई मतलब माफ करें ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखता हूँ, कोई टेररिस्ट है, पाकिस्तान को मतलूब है और वो भाग के किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है कि पाकिस्तान में मुझे थ्रेट है, तो ऐसा थ्रेट तो वो तो साथ लेके उस कंट्री में भी पहुंच गया जो है टेररिस्ट। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं और आपने वो बंदा, वो शख्स, वो रेफ्यूजी नहीं होगा, वो उसे आप वापस करेंगे, ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास फ्रेमवर्क। रेफ्यूजी फ्रेमवर्क क्या है? आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU कन्वेंशन था 1969 का। उसमें क्या था, जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम अफ्रीका में थी, इस डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया टू इंक्लूड इंडिविजुअल्स फ्लीइंग जनरलाइज्ड वायलेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन इन एडिशन टू परसिक्यूशन। इट सर्व्स एज अ रीजनल कॉम्प्लीमेंट टू द 1951 कन्वेंशन फॉर अफ्रीकन स्टेट्स। अब ये अफ्रीकन स्टेट्स के लिए जो था उसके लिए एक्सपैंड भी किया गया था। ये 1969 में आया। फिर कार्टेजेना डिक्लेरेशन हुआ 1984 में। इन लैटिन अमेरिका में क्या हुआ? फर्दर एक्सपेंडेड द रेफ्यूजी डेफिनेशन टू कवर पीपल फ्लीइंग, भाग के जो जा रहे जनरलाइज वायलेंस की वजह से, फॉरेन एग्रेशन की वजह से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंड मास ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से। द नॉन बाइंडिंग, अब ये बाइंडिंग तो डेफिनेटली नहीं होती, डिक्लेरेशन जो होती है, इट इन्फ्लुएंसेस द नेशनल लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ लैटिन अमेरिकन स्टेट्स। पहला 1969 वाला अफ्रीका के लिए, फिर कार्टेजेना डिक्लेरेशन में आपको लैटिन अमेरिकन स्टेट 1984 में, फिर यूरोपियन यूनियन लॉज में क्या है? द कॉमन यूरोपियन असाइलम सिस्टम क्या है? कॉमन यूरोपियन असाइलम सिस्टम harmonizes refugees and asylum laws across European Union member states.
The Dublin regulation determines which member state is responsible for processing an asylum seeker's application. European Union law also incorporates the Refugee Convention's principles. कि मुख्तलिफ रीजन्स में, कंट्रीज़ में किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कन्वेंशंस या डिक्लेरेशंस आई हैं, वो ये 3 याद रखनी है बेसिक। फिर रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन का याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ क्या काम अदा करता है, क्या रोल है इसका। 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये प्रोटेक्शन, रेफ्यूजीज़ की प्रोटेक्शन और प्रमोट करना है किसको, ड्यूरेबल सॉल्यूशंस को, रेफ्यूजीज़ के क्राइसिस के ड्यूरेबल सॉल्यूशंस को प्रमोट करना। अब मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद 1951 बेसिक डॉक्यूमेंट, रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड 1967 प्रोटोकॉल, इन 2 डॉक्यूमेंट्स को मॉनिटर करना के स्टेट्स को मॉनिटर किया जाएगा कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये कन्वेंशंस के ऊपर, प्रोटोकॉल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, उनकी कंप्लायंस कर रही हैं स्टेट्स के नहीं। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, फिर ऑफरिंग शेल्टर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये जो कमीशन है ना फॉर रेफ्यूजीज़ को, ये शेल्टर, फूड, हेल्थ केयर एंड लीगल एड भी प्रोवाइड करना। बेसिक फंक्शन ये है कि ये बहुत ज़रूरी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली ये चीज़ें प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर, फूड और शेल्टर, लीगल असिस्टेंस भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेफ्यूजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस का। अब रीसेटलमेंट क्या है, फैसिलिटेटिंग वॉलंटरी रिपेट्रिएशन, लोकल इंटीग्रेशन और रीसेटलमेंट इन थर्ड कंट्रीज़, और उनको किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाएगा, दोबारा से उनको कैसे रेफ्यूजीज़ को सेटल किया जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा कैसे किया जाएगा, ये सारे फंक्शंस देखने और मॉनिटर करने किसने हैं, ये हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ जो है यूनाइटेड नेशन का। फिर एडवोकेसी क्या है, अगर किसी के रेफ्यूजी के लीगल राइट्स जो हैं उनकी वायलेशंस हो रही है होस्ट स्टेट के अंदर, तो फिर उनको प्रमोट करना और उनके लिए लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना, ये भी काम। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज एंड रेफ्यूजीज़, अब वो कौन से हैं और क्या क्या है, किस किस जगह पे हैं, आपको पता है। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कौन सा है, UDHR है। आर्टिकल 14 में इस्टेब्लिश किया जाता है द राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन इन अदर कंट्रीज। असाइलम का राइट कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनली ह्यूमन राइट लॉज के अंदर डिस्कस किया गया है, तो UDHR है आर्टिकल 14, उसमें है असाइलम सीकर को सेफ कैसे किया जाए, सेफ गार्ड कैसे किया जाए। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में जो आया, ये दैट ग्रांट्स राइट्स दैट प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड द राइट टू अ फेयर ट्रायल। तो ICCPR में क्या चीज़ प्रोवाइड की गई, रेफ्यूजीज़ को राइट टू लाइफ भी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और राइट टू अ फेयर ट्रायल। फिर कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984 में आया, प्रिवेंट्स द रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंट्रीज वेयर दे मे फेस टॉर्चर, जहाँ उनके साथ जुल्म हो सकता है, उन पर तशद्दुद हो सकता है, उन कंट्रीज़ को वापस नहीं किया जाएगा। ये कौन सा कन्वेंशन आया, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984 में। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है स्टेट्स की अंडर इंटरनेशनल लॉ। सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजीज़। अंडर इंटरनेशनल लॉ आपको लॉज को बता दिया, ब्रीफ आपको उनके अंदर बता दिया कौन कौन से डिक्लेरेशंस और कवेनेंट्स आए, कहाँ कहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट की क्या आ गई, प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजीज़। Under international law, states have obligations towards refugees, including providing access to asylum procedures, ensuring human treatment, and respecting the principle of non-refoulement. Refugees must not face discrimination based on race, religion, and nationality. किसी तरह की उनकी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो, ये बात भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। बर्डन शेयरिंग क्या है, स्टेट्स आर एनकरेज्ड to engage in burden sharing, recognizing that some countries bear disproportional responsibilities for hosting refugees.
द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज, अब 2018 में ये एक आया था, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज अडॉप्टेड, यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था, एम्स टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग फॉर रेफ्यूजी प्रोटेक्शन। ये नहीं है जिस कंट्री में आ ही गई उस वो पहले ही बेचारी शिकार है फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो रेफ्यूजीज को भी उसने रखना है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग के, उस अकेली स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरी स्टेट्स भी मिलके उसको फाइनेंशियली असिस्ट करेंगी, यूनाइटेड नेशन भी फाइनेंशियली असिस्ट करेंगी। अब ये बर्डन शेयरिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग दूसरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाकी स्टेट्स की भी, कि वो किसी एक स्टेट पे बोझ ना पड़ जाए, दूसरे भी हेल्प आउट करें उनको। नेक्स्ट आपके पास असाइलम प्रोसीजर है, वो क्या है? स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फेयर एंड एफिशिएंट असाइलम प्रोसीजर टू डिटरमिन रेफ्यूजी स्टेटस। दीज प्रोसीजर मस्ट comply with international standards, ensuring that asylum seekers has access to legal counsel, fair hearings and appeal processes के प्रॉपर तरीके से देखा भी जाए कि ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी को भाग के दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, क्या ये जेन्युइनली आया भी है, इसको वाकई अपनी कंट्री में थ्रेट है कि नहीं है, एक ऐसा फेयर ट्रायल का प्रोसीजर हो जो होस्ट कंट्री कंडक्ट करे, फिर असाइलम दे उस शख्स को। नेक्स्ट आपके पास ड्यूरेबल सॉल्यूशंस कौन से होंगे? वॉलंटरी रिपेट्रिएशन, रेफ्यूजीज टू रिटर्न देयर, क्या करना है? एनकरेज करना है रेफ्यूजीज को रिटर्न देयर होम कंट्रीज व्हेन कंडीशंस इम्प्रूव। जब अपने मुल्क के हालात वार वगैरह ख़त्म हो गई है तो वापस जाके अपने एनकरेज करना है कि अपने मुल्क में जाके वहाँ पे उसको रीइस्टेब्लिश करें, कंट्री को अपनी दोबारा स्टेबल करें। फिर लोकल इंटीग्रेशन क्या है? अलाउइंग रेफ्यूजीज टू integrate into the host country often through naturalizations, कि वो आपकी कंट्री के लोगों से मिलजुल के रहें। अब नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है ये आप लोग भी जानते हैं, जैसे हमारे कंट्री में अफ़गानिस्तान के लोग आए, महाजर आए, उनको यहाँ पे दिए गए कार्ड्स भी इशू किए गए और लोकल इंटरेक्शन भी हुआ उनका। तो ये हमारी कंट्री की एग्जाम्पल, बड़ी बेसिक एग्जांपल आप दे सकते हैं। रीसेटलमेंट, मूविंग रेफ्यूजीज टू थर्ड कंट्रीज दैट ऑफर प्रोटेक्शन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। रीसेटलमेंट, किसी और कंट्री में जाके वो सेटल हो सकें, ये भी सोल्यूशन हो सकता है रेफ्यूजी। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या आते हैं? अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इस पे कोऑपरेट ही नहीं करती, उनको मनवाया जाए इन इंटरनेशनल लॉज के हवाले से। फिर मास डिस्प्लेसमेंट, अब क्या है? द स्केल ऑफ मॉडर्न रेफ्यूजी क्राइसिस पर्टिकुलरली इन द मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, पुट्स प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। अब ठीक है, थोड़े बहुत रेफ्यूजीज तो एंटरटेन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर मास बहुत बड़े लेवल पे ये क्राइसिस जहाँ चल रहे हैं, उनको वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको कैसे हैंडल किया जाए उस इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट को। सीनोफोबिया एंड नेशनल सिक्योरिटी क्या है? अब ये ग्रोइंग कंसर्न्स क्या आ जाते हैं, हमारे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं कि पता नहीं किस तरह के लोग आ गए हैं रेफ्यूजीज़ के अंदर, कोई जासूस या टेररिस्ट तो नहीं आ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आप इतना ओपनली वेलकम नहीं कर सकते दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को। फिर कंक्लूजन आपको बता दिया कि कौन सा 1951 का कन्वेंशन है, फिर प्रोटोकॉल है 67 का, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं रीजनल। अब ये इन सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन का कमीशन है फॉर रेफ्यूजीज कंटिन्यू टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज ग्लोबली फॉर इंटरनेशनल रेफ्यूजी प्रोटेक्शन टू बी इफेक्टिव, स्टेट्स मस्ट कोऑपरेट, respect international obligations and support burden sharing efforts। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन।